Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 19th of September 2022. तो गाइज आज है तारीख 19 सितंबर 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पार्सल आइलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जो वाईमैक्स है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी या फिर ऑप्शन डी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। देखो आज के न्यूज़पेपर में आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा और इसके बारे में कल ही काफ़ी सारे लोगों को पता चल चुका होगा। पूरे देश भर में यहाँ पे चर्चा की जा रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो लीक वाले केस के बारे में। देखो हुआ क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। यूनिवर्सिटी में कल देर रात तक हंगामा होता रहा। वजह ये थी कि एक लड़की ने 60 से ज़्यादा लड़कियों के एमएमएस बनाकर अपने मेल फ्रेंड को भेज दिए थे, जिसके बाद एक लड़की ने कंप्लेन की वार्डन को, लेकिन कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए। उसके बाद एक लड़की ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया, लेकिन इस मामले को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। न्यूज़ चैनल्स में भी खुलकर इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की जा रही है। हम सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर सीयू गर्ल्स करके ट्रेंड करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार के ध्यान में ये मुद्दा आए। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है और जितना हो इतना आप इस चीज़ को सपोर्ट करें ताकि उन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहने वाली तमाम लड़कियों को न्याय मिल सके। तो ये क्लिप देखकर आप लोग पूरा केस समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या देखने को मिला है। उसी की चक्कर में सैटरडे नाइट में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर और कल भी देखा होगा लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है कल से भी। साथ ही साथ में ट्विटर पर ये पूरा का पूरा जो इशू है वो ट्रेंड कर रहा है। इनफैक्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी नंबर 1 ट्रेंडिंग पर आपको ये इशू देखने को मिलेगा। हालांकि ये सारी सिचुएशन होने के बाद जब आप लोग देखोगे ना, चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर इन चीज़ों को रिजेक्ट करता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर मना करती हैं। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ हैं ना, उनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो ये जो भी रिपोर्ट है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेसलेस है। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रॉपरली कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हाँ इन बहुत सारी लड़कियों का वीडियो जो है लीक हुआ है। तो इस चीज़ को यहाँ पर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ ने रिजेक्ट कर दिया। इनका कहना है कि एक र्यूमर फैला है, बस खाली एक अफवाह फैली है, लोगों को गलतफहमी हुई है। उसके बाद यहाँ पर एक प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट हो गया है और यही बिल्कुल सिमिलर चीज़ें आप लोग देखोगे तो मोहाली के जो सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं ऑफ पुलिस विवेक शील सोनी, इनका भी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। इन्होंने भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि देखो जो लड़की है जिसने यहाँ पर बाकी 60 लड़कियों का ये वीडियो रिकॉर्ड किया था वो बेसिकली एक र्यूमर है, खाली र्यूमर है, एक अफवाह फैलाई गई है। खासकर यहाँ पर जिस लड़की ने वीडियो रिकॉर्ड किया उसने अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस प्रकार की बातें यहाँ पर आप कह सकते हो मोहाली के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के थ्रू रखी गई हैं। अब जिस भी लड़की ने यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड किया है उसका जो मोबाइल फ़ोन है उसको फोरेंसिक एनालिसिस के लिए यहाँ पर जब्त कर लिया गया है, उसको अरेस्ट भी किया गया है। प्लस यहाँ पर उसका कहना है कि किसी लड़के ने यहाँ पर उससे उस वीडियो की डिमांड की थी। साथ ही साथ में देखो आर्टिकल्स के अंदर ये भी मेंशन किया जाता है, जब बहुत सारे आर्टिकल्स जब पब्लिश हो चुके हैं तो काफ़ी सारे आर्टिकल के अंदर देखा गया है कि वो लड़की पैसों की डिमांड कर रही थी, यानी पैसे मांग रही थी, नहीं तो फिर वो वीडियो लीक कर दूंगी, इस प्रकार की यहाँ पे ब्लैकमेलिंग उस लड़की के थ्रू की जा रही थी।
यही वो लड़की आपको देखने को मिलेगी जिसका यहाँ पर पिक्चर थंबनेल में दिखाया गया है। लेकिन ये टाइम है जहाँ पर देश में सभी लोग को एग्जैक्टली इस पूरे सिचुएशन को सपोर्ट करना है। कोई भी यहाँ पर वीडियो पहुँचती है तो उसको आगे रीपोस्ट नहीं करना है, वहीं पर ख़त्म कर दो, तो वो चीज़ यहाँ पर थम सकती है। इस चीज़ को लेकर डिमांड भी बहुत की जा रही है कि किसी के पास भी वीडियो या लीक्ड वीडियो पहुंचता है तो उसको वापस से आगे रीपोस्ट नहीं करना है। उसकी चक्कर में हम लोग यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को रोक पाएंगे। जब यार खुद ये सब न्यूज़ सुनते हैं ना तो मतलब एक दिमाग सा ख़राब हो जाता है। मतलब काफ़ी दुखद भरी न्यूज़ है, एक लड़की ऐसा यहाँ पर एग्जैक्टली कर रही है, वो चीज़ कहीं ना कहीं इंसान को दुख पहुँचाती है। तो ये पूरा का पूरा इशू था। आई होप आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, लेकिन बहुत चर्चा हो रही थी, न्यूज़पेपर के अंदर था, तो सोचा आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। देन उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। हालांकि यहाँ पर ये पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में भी है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जो जीएस पेपर नंबर 3 का जो एक अभी पेपर नंबर 3 जो कंडक्ट हुआ है ना, उसका पूरा जो एनालिसिस है वो मैंने मॉर्निंग के जो करंट अफेयर वाला वीडियो है उसके अंदर कर दिया है। उसके अंदर बता दिया है किस किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आप लोग एक बार मॉर्निंग वाले वीडियो को गो थ्रू कर लेना, जो करंट अफेयर वाला वीडियो है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बोला जा रहा है कि जो NSCN है, NSCN-IM, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यह है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। या और जो IM का मतलब है यह है इसाक मुइवा, ये इसका पूरा का पूरा नाम है। तो NSCN-IM ने यहाँ पर बोला है कि हम लोग केंद्र सरकार के साथ में मिलकर पीस टॉक को रिज्यूम करेंगे, यानी कि शांति बनाने के लिए बातचीत की जाएगी केंद्र सरकार के साथ में मिलकर। इस प्रकार से यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि अब रिसेंटली एक इशू भी क्रिएट हो गया था। वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जो ग्रुप है ना पूरा का पूरा NSCN, इसके बारे में आपको समझना होगा ये NSCN बना कैसे। आपको नागालैंड का यहाँ पर जो इतिहास है वो जानना होगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपको हेल्प करेगा, प्लस कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगी। तो पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर देखते हैं और देखना इस चीज़ को यहाँ पर अपने पास में अगर नोट करने की कोशिश कर रहे हो तो नोट कर सकते हो आराम से। यहाँ पर नोट करते हुए चलोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, या फिर PDF के अंदर से ये सारी चीज़ें आपको मिली जाती हैं। पहले आप लोग यहाँ पर इस वाले मैप को देखो नागालैंड ना एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखने को मिलेगा। तो जब आप लोग नॉर्थ ईस्ट का मैप देखते हो तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम देखने को मिलता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं नागालैंड की, वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे लोकेटेड देखने को मिलेगा। अब जब आप लोग नागालैंड के आसपास के बॉर्डर्स देखते हो तो यहाँ पे ऊपर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल जाता है, इधर आपको बराबर में असम देखने को मिल जाता है, नीचे सदर्न साइड में मणिपुर देखने को मिल जाता है। अच्छा ये बताओ, इधर एक देश पड़ता है, दूसरा देश, उस देश का नाम क्या है जो कि नागालैंड के ईस्टर्न साइड में पड़ता है? तो ये यहाँ पर बॉर्डर ध्यान रखने, बॉर्डर को लेकर क्वेश्चन बनता है। नाउ आते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। देखो नागालैंड का इतिहास हम लोग जानते हैं। पहले क्या होता है, देखो जो ब्रिटिशर्स होता है यानी कि जो अंग्रेज़ हैं वो क्या करते हैं, असम को कब्जा लेते हैं 1826 के अंदर में। और 1881 में तो ब्रिटिशर्स ने जैसे यहाँ पर कब्जा आया 1826 के अंदर में असम को, तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो नागा हिल्स है वो भी यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया का ही हिस्सा बन जाता है, ठीक है ना। नागा हिल्स पे क्या होता है, अंग्रेज़ों के अंडर में आ जाता है। देन बात यहाँ पर की जाती है 1946 की। 1946 में NNC बन जाता है। NNC का मतलब क्या है, नागा नेशनल काउंसिल, ये एक तरीके से फॉर्म होता है। ये NNC कौन से लीडर के अंदर बनता है, नाम है अंगामी जापू विजो। इस पर्टिकुलर पर्सन के अंडर में यहाँ पर NNC पूरी तरह से फॉर्म हुआ। और क्या होता है यहाँ पर, ये जो काउंसिल है ना, ये नागालैंड को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर देता है 14 अगस्त 1947 को। अब इस बात को ध्यान से समझना, हमारा देश कब आज़ाद होता है, 15 अगस्त को। नागालैंड एक दिन पहले ही यहाँ पर अपने आप को आज़ाद घोषित कर देता है, यानी 14 अगस्त को यहाँ पर ये एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर देता है, यानी कि जो NNC ग्रुप है, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। फिर बात ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद में यहाँ पर 22 मार्च 1952 में जब आप लोग देखोगे ना, तो जो पीजो है जिनके अंडर में यहाँ पर NNC ग्रुप देखने को मिला, तो फिजो ने यहाँ पर एक अंडरग्राउंड नागा फेडरेशन गवर्नमेंट को यहाँ पर बना दिया, ठीक है ना। फिर नागा फेडरल आर्मी बनी। नागालैंड के लिए यहाँ पर फेडरेशन गवर्नमेंट, फेडरल आर्मी अलग से यहाँ पर बनाई जा रही थी। और एक तरीके से यहाँ पर एक मांग सी उठने लगी थी कि जो नागालैंड है ना, उसको बेसिकली अलग कर दिया जाए, ये एक अलग से हिस्सा है, ये इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी सरकार है वो कहती है अभी थम जाओ, अभी रुक जाओ। तो सरकार क्या करती है, आर्मी को भेज देती है नागालैंड
नागालैंड के अंदर, ताकि ये जो विद्रोह चल रहा था उस इंसर्जेंसी को डील किया जा सके, उस इंसर्जेंसी को रोका जा सके। तो आर्मी ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्मी को भेज दिया नागालैंड के अंदर में 1958 में। और 1958 में यहाँ पर होता यह है, जो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट है इसको लेकर आ जाते हैं। ठीक है ना, आपने अफ्स्पा एक्ट के बारे में काफ़ी बार सुना होगा, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को 1958 के अंदर लेकर आया गया। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, आर्मी को और ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर्स, स्पेशल पावर्स दे दी गई थी। उन पावर्स के तहत जो आर्मी है उनको वहाँ पे नागालैंड के अंदर में जो इंसर्जेंसी है उसको कंट्रोल करना था। तो उस इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए इनको कुछ स्पेशल पावर्स मिलती हैं इस आर्मी फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत। ये अफ्स्पा एक्ट क्या है, इसको लेकर आज एक आर्टिकल भी आया है, वो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर बात हो गई। फिर यहाँ पर देखो, ये जो नागा हिल्स है ना, ये असम का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। देन उसके बाद में क्या होता है, इस नागा हिल्स को यहाँ पर नागालैंड स्टेट के अंदर अपग्रेड कर दिया जाता है 1963 में। ये मुद्दा 1963 तक ऐसे ही चलता रहा। ठीक है ना। अब होता यह है कि 11 नवंबर 1975 का समय आता है। तो 11 नवंबर 1975 में जो सरकार है वो यहाँ पर नागालैंड के अंदर जो एनएनसी लीडर है ना, जो फिजो, जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, एनएनसी लीडर को यहाँ पर एक ऑफर दिया गया कि भैया शिलोंग अकॉर्ड को साइन किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर क्या किया गया कि जो एनएनसी ग्रुप है जो कि नागालैंड को अलग करने की मांग कर रहा था, वो सब मान गए और उन्होंने अपने हथियार नीचे गिरा दिए। हथियार नीचे गिराने का मतलब यह है कि जो डिमांड चल रही थी, इंसर्जेंसी चल रहा था, वो सारी चीज़ें रुक गई थी। तो शिलोंग अकॉर्ड के माध्यम से वहाँ पर शांति को बनाया गया। लेकिन जब ये शिलोंग अकॉर्ड हो रहा था तो उस समय पर आपको ध्यान रखना है कि लगभग 140 मेंबर और हुआ करते थे, जिसको टीएम यानी कि थुइंगलैंग मुइवा ये लीड कर रहे थे। तो 140 मेंबर और हुआ करते थे जिसको लीड कर रहे थे थुइंगलैंग मुइवा। ये इंसान यहाँ पे चाइना में था उस समय जब ये शिलोंग अकॉर्ड हुआ था। और चाइना में रहते हुए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस शिलोंग अकॉर्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि नहीं, हम लोग यहाँ पर इस अकॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना। और एक्सेप्ट ना करते हुए क्या किया गया, NSCN को बना दिया गया। जिस NSCN के बारे में बात करें तो NSCN इस प्रकार से बनता है। तो NSCN बना था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये NSCN बनता है 1980 के अंदर, 1980 में। तो आप कहोगे सर यहाँ पर NSCN IM लिखा हुआ है, IM क्यों लिखा हुआ है, आगे हम समझेंगे। तो NSCN ग्रुप यहाँ पे बन गया 1980 के अंदर में। और फिर उसके बाद में ये आगे 8 साल चलता है और 1988 में आप देखोगे ये ग्रुप भी 2 हिस्सों में टूट जाता है। एक तो NSCN IM बन जाता है, दूसरा NSCN यहाँ पर K। ये अलग अलग 2 ग्रुप टूट गए। एक वॉयलेंट क्लैश होता है, उस क्लैश की वजह से ये दोनों ग्रुप बट जाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, जो NNC था, एक जो ग्रुप था बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो ग्रुप था, वो यहाँ पर ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। और जो NSCN IM वाला ग्रुप है, कौन सा वाला, NSCN IM वाला जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पर मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसीज के नाम से जाना गया है। यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जितना भी विद्रोह हो रहा था वो सब यहाँ पर इस ग्रुप के माध्यम से हो रहा था, क्योंकि इस ग्रुप की मांग ये थी कि हम लोग को चाहिए ग्रेटर नागालैंड। क्या चाहिए, ग्रेटर नागालैंड चाहिए, यानी कि नागालैंड एक अलग से हिस्सा चाहिए हम लोग को। और ग्रेटर नागालैंड के अंदर ये नागालैंड के साथ साथ इंडिया के जो बाकी नागालैंड के आसपास जो स्टेट्स हैं ना, उन स्टेट्स की मांग कर रहा था। साथ ही साथ म्यांमार के पीछे जो आपको देश देखने को मिलेगा, नागालैंड के पीछे जो आपको देश देखने को मिलेगा म्यांमार का भी कुछ हिस्सा ये मांग रहे थे। आइए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये ग्रेटर नागालैंड की डिमांड की जा रही थी। अब ये ग्रेटर नागालैंड आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसे मैंने अभी आप लोग को एक पिक्चर दिखाया था। कौन सा वाला पिक्चर दिखाया था, एक सेकंड को, मैंने अभी आपको ये वाला पिक्चर दिखाया था। तो नागालैंड के आसपास आपको इधर असम देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, पीछे यहाँ पर म्यांमार देखने को मिलेगा, इधर मणिपुर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से नागालैंड तो चाहिए था इनको, नागालैंड के साथ साथ ये जो एरिया है साइड का, ये एरिया भी मांग की जा रही थी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखोगे, ये जो ब्राउन वाला हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पर नागालैंड कहलाता है। ये बेसिकली नागालैंड की मांग की जाती है। ठीक है ना। म्यांमार का कुछ हिस्सा, मणिपुर का, फिर उसके बाद में ऊपर अरुणाचल प्रदेश का, देन उसके बाद में असम का कुछ हिस्सा। क्लियर हो गई बात। तो जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई है ना, वो सब यहाँ पर एक टाइमलाइन के साथ में मेंशन की गई हैं। फिर यहाँ पर यह मुद्दा ऐसे ही चलता रहता है, नागालैंड की मांग भी की जाती है। लेकिन 2015 में, कौन सी डेट है, 2015 में क्या होता है, अगेन एक पीस अकॉर्ड को साइन कर लिया जाता है। यानी कि शांति के लिए वार्ता की जाती है यहाँ पर अगेन इन लोगों के साथ में। तो वही जो 2015 में ये अग्रीमेंट साइन किया गया था, जहाँ पे शांति बनाने की बात की जा रही थी।
तो उसी एग्रीमेंट के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज़ बचे हुए थे। तो वही चीज़ें यहाँ पर आप कह सकते हो वापस से रिज्यूम की जाएंगी। जो NSCN-IM है ये वापस से इस पीस टॉक को हमारी सरकार के साथ में मिलकर करने वाला है। तो इस पीस टॉक को यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा और शांति बनाई जाएगी, इस पूरे मामले को ठंडा किया जाएगा। नागालैंड के अंदर बेसिकली पीस को मेंटेन करने के बारे में ये पूरा का पूरा डिस्कशन होने वाला है। क्लियर हो गई बात? तो ये पूरा का पूरा इशू था, इसका बैकग्राउंड क्या था ये भी आप लोगों ने जान लिया, मेंस के अंदर हेल्प करेगा। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग बोल दिया, ये पूरा का पूरा मुद्दा एज इट इज़ यहाँ पर अपने पास में नोट करके रख सकते हो, बाकी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ध्यान रखना एक बात को, जो नागालैंड की मांग की गई थी वो NSCN-IM के थ्रू की गई थी। नागालैंड की जो मांग की गई थी अलग से एरिया बनाने की, वो NSCN-IM ने की थी। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो, और जो छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक का उसको आप लोग को अचीव करवाना है, जैसा डेली बेसिस पर करवाते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज़ को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इस वाले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर ना, ये वाला जो आर्टिकल है ये अब आना शुरू हो चुका है। आज यहाँ पर ठंडियों के टाइम पर, मतलब ऑब्वियसली विंटर्स आने वाली है, तो ये पहला दिन है स्टबल बर्निंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और अब इस बात को नोट डाउन कर लेना, आने वाले 2-3 महीने स्टबल बर्निंग रेगुलर न्यूज़ में रहने वाला है। ये टॉपिक हमेशा ऐसा रहता है, पिछले 3 सालों से इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ महीने होते हैं, लास्ट के 3-4 महीने ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको पूरा का पूरा एक कंटेंट बिल्कुल एकदम प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, बिल्कुल तैयार रहेगा वो, जो कि आपको यहाँ पर यूज़ करना है अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस चीज़ को लेकर। तो फिलहाल इशू क्या है इसको समझते हैं। तो पंजाब के जो किसान हैं वो डिमांड ये कर रहे हैं कि अगर स्टबल बर्निंग को रोकना है तो हमें कुछ सपोर्ट चाहिए, हमें एड चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए। तो पंजाब की सरकार पंजाब के किसानों को सपोर्ट करे, एक अलग से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाए, जिससे कि स्टबल बर्निंग को रोका जा सके। पहली चीज़, स्टबल बर्निंग होती क्या है, यानी कि जो पराली होती है उसको जलाया जाता है। खेती करने के बाद में जो पराली बचती है, वेस्ट बचता है, उसको जला दिया जाता है ना। तो उसको जलाने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और ऐसा कंसर्न हमेशा देखने को मिलता है। तो उसी पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करना है, तो सरकार को सपोर्ट करना होगा। ऐसा यहाँ पर पंजाब के फार्मर्स का एग्जैक्टली कहना है कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना होगा, और ये समय आ चुका है। तो अब यहाँ पर स्टबल बर्निंग वाले जो केसेस हैं वो आपको स्टार्ट होते हुए नज़र आएंगे, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर बात हो गई, इतना समझ में आया। हम इसके बैकग्राउंड को अगर हम लोग देखते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मैंने बोला, इस आर्टिकल को GS पेपर नंबर 3 से रिलेट कर पाओगे, और GS पेपर नंबर 2 के अंदर भी आप इसको लिंक कर सकते हो। जब बात आती है स्टबल बर्निंग की, तो स्टबल को हम लोग बोलते हैं पराली। तो स्टबल बर्निंग जो यहाँ पर की जाती है ना, मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ पे फसल लगाई गई है ना, उसका जो यहाँ पर वेस्ट बचा उसको जला दिया जाता है। वो बेसिकली यहाँ पर जलाने के बाद में ही दूसरी फसल लगाएंगे, तो वो यहाँ पर स्टबल बर्निंग की कैटेगरी के अंदर में आता है। तो अगली फसल को लगाने के लिए जो हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स हैं उनको थोड़ा सा समय मिलता है, और उस थोड़े से समय में एक इफ़ेक्टिव तरीका, एक बिल्कुल सही तरीका इनको ये लगता है कि यहाँ पर स्टबल बर्निंग कर दी जाए, उस पराली को जला दिया जाए। ये सबसे आसान तरीका है और सस्ते में भी यहाँ पर मामला निपट जाता है। तो इस वजह से इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब देखो यहाँ पर बोला जाता है कि अगर इसको जलाएंगे नहीं, पराली अगर फील्ड में बची हुई रहेगी तो इससे कीड़े वगैरह उस पराली के ऊपर लग सकते हैं, और वो जो कीड़े हैं फिर आने वाली फसल को भी यहाँ पे नुकसान पहुँचा सकते हैं, उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर इसको निपटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। अब फार्मर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है कि यहाँ पे वो कुछ हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें इस स्टबल बर्निंग को ख़त्म करने के लिए या स्टबल को रिमूव करने के लिए, पराली को निकालने के लिए, पराली को हटाने के लिए कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकें। तो ऐसी यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस आपको फार्मर्स की देखने को नहीं मिलती है। एग्जैक्टली यहाँ पर यह बताया गया। अब होता यहाँ पर यह है कि स्टबल बर्निंग हो रही है, इसके पीछे के कारण क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला कारण आपको देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी। प्रॉब्लम यही है कि कोई एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है नहीं, और अगर एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है भी तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है फार्मर्स के लिए इस चीज़ को करने में। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले तो ये होता था कि स्टबल का इस्तेमाल घर में कर लिया जाता था। ठीक है ना, यहाँ पे कुकिंग पर्पज़ के लिए, प्लस एनिमल्स को यहाँ पे वार्म करने के लिए, यानी ठीक है एनिमल्स को एक तरीके से वहाँ पे गर्मी प्रोवाइड करवाने के लिए
तो बेसिकली यहाँ पर इस चीज़ के लिए स्टबल बर्निंग का यूज़ हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर ये सारे तरीके पुराने हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे कोई भी इस प्रकार का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरा यहाँ पर दिक्कत ये है ना, स्टबल बर्निंग से जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ता है। अब नेगेटिव कहने का मतलब यह है कि पॉल्यूशन यानी कि जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे अगर ओपन में स्टबल बर्निंग कर दी जाए तो उससे बहुत सारा धुआं निकलेगा, जैसा आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। और उस धुएं से यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारा पोल्यूशन रिलीज़ होगा। पोल्यूशन के अंदर जैसे हार्मफुल गैसेज हो गई, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गया। तो ये बेसिकली कुछ पॉल्यूटेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होंगे। अब एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होने के बाद में होगा ये कि ये कहीं ना कहीं ह्यूमंस को भी, उनकी हेल्थ को भी बुरी तरह से डैमेज करेंगे, है ना। उनको एक तरीके से हार्ट डिजीज़ या फिर आप कह सकते हैं उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला कंसर्न, पहली दिक्कत तो ये देखने को मिलती है। और इसी प्रकार की दूसरी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत यह है कि जब जब स्टबल बर्निंग होती है तो इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है यानी कि मिट्टी का उपजाऊपना है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर स्टबल बर्निंग हुई, मिट्टी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाती है, अच्छे से आगे फसल नहीं देगी। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरी दिक्कत यह है हीट पेनिट्रेशन का। जब स्टबल बर्निंग की जाती है तो जितनी भी गर्मी वो प्रोड्यूस हो रही है, वो गर्मी क्या करती है, जो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर यानी कि जो नमी प्रेजेंट है उस नमी को ख़त्म कर देती है। तो अगेन यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। हालांकि आपको पता होगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा ओवरऑल एनालिसिस मिल जाए 360 डिग्री के अंदर में। स्टबल बर्निंग के बारे में आपको समझ में आ गया। हालांकि यहाँ पर इसका एक सोल्यूशन भी निकाला गया है। वो सोल्यूशन क्या है, पूसा डिकम्पोज़र। हम लोग पिछले साल से ही पूसा डिकम्पोज़र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूसा डिकम्पोज़र क्या कर सकता है, स्टबल बर्निंग का जो प्रॉब्लम है उसको रोक सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना। तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली यहाँ पर इस बायो डिकम्पोज़र टेक्निक को बनाया है जिसको नाम दिया गया पूसा डिकम्पोज़र। इसमें क्या होगा, जो स्टबल बर्निंग है उसको डिकम्पोज कर दिया जाएगा, घुला दिया जाएगा, गला दिया जाएगा, जिससे कि नुकसान भी कुछ नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया। उसको जलाने की आवश्यकता नहीं है, वो गल जाएगा ऐसे ही। तो ये काम यहाँ पर करने के बारे में चर्चा की गई है पूसा डिकम्पोज़र के माध्यम से। तो ये जो डिकम्पोज़र है ना, ये कैप्सूल की फॉर्म में आता है, ठीक है ना। कैप्सूल की फॉर्म में आएगा। अब करना क्या होगा, इस कैप्सूल से आपको पूरा का पूरा लिक्विड बनाना होगा। कैसे, तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है जो फार्मर्स है ना वो यहाँ पर 4 कैप्सूल का इस्तेमाल करके 25 लीटर के आसपास लिक्विड बना सकते हैं, ठीक है ना। 25 लीटर का लिक्विड बनाया जा सकता है 4 कैप्सूल गुड़ या फिर यहाँ पर जो चने का आटा होता है उसका इस्तेमाल करके इस पूरे मिक्सचर को बनाया जा सकता है। और ये मिक्सचर लगभग आप कह सकते हो कि 1 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसको कवर कर सकता है। तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर ज़मीन पर इसको छिड़क दिया जाए तो इससे क्या होगा, जो ये स्टबल है वो गल जाएगी, ठीक है ना, वो घुल जाएगी। तो ये काम यहाँ पर किया जा सकता है। स्टबल बर्निंग के अंदर में एक पूसा डिकम्पोज़र का सोल्यूशन लेकर आया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसके बेनिफिट क्या है, देखो पूसा डिकम्पोज़र का इस्तेमाल करने से ना बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर इससे जो पोल्यूशन है वो नहीं होगा, प्लस जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो ख़राब नहीं होगी, उसकी फर्टिलिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि स्टबल बर्निंग करने से फर्टिलिटी ख़राब हो रही थी, मिट्टी में नमी ख़त्म हो रही थी, लेकिन वैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर पूसा डिकम्पोज़र को यूज़ करने से नहीं आएंगी। मिट्टी की जो रिचनेस है ना वो यहाँ पर नहीं ख़त्म होगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया। प्लस एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और एक सस्ता तरीका है, यहाँ पर सस्ते में ये काम किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल इशू क्या है, बैकग्राउंड इशू क्या है, ओवरऑल 360 डिग्री के अंदर आपको ये सारी बातें कवर करवा दी गई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ आते हैं और यहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस वाले आर्टिकल को भी आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरनमेंट से रिलेट कर पाओगे। बात की जा रही है किनो के बारे में। अब किनो आप लोगों ने देखा होगा, जो संतरे की तरह दिखता है, ऑरेंज की तरह, लेकिन ऑरेंज से साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है किनो। अब यहाँ पर जो किनो है ना, ये आज के टाइम पर इसका मतलब जो प्राइस वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, वो यहाँ पर बताया गया। और आज के टाइम पर किनाऊ की जो फसल है वो भी बहुत कम हो चुकी है, इसका प्रोडक्शन काफ़ी कम हो चुका है। उसके पीछे कई सारे कारण दिए गए, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर बोला ये जा रहा है ना कि अब इस बार ठंडियों के अंदर जो किनाऊ आएगा, इस किनाऊ के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है, ठीक है ना।
ये जो स्वीट और जूसी किनोव देखने को मिलते हैं इस विंटर बहुत महंगे पड़ सकते हैं, इसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ऐसा बोला गया। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यह है प्रोडक्शन कम हुआ है। प्रोडक्शन कम हुआ है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसका पीछे का कारण है यहाँ पर जो अर्ली समर आ चुका था, गर्मी बहुत जल्दी देखने को मिली है, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर बुरी तरह से ये जो किनोव है इनका प्रोडक्शन गिर चुका है। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, इंडिया में पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा किनोव का प्रोडक्शन किया जाता है। अब यहाँ पे बोला जाता है कि जो फजिल्का जो है ना पंजाब के अंदर जानी जाती है, किनोव की एक बेस्ट क्वालिटी है। फजिल्का क्या है? किनोव की एक सबसे बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है पंजाब के अंदर में। अब जो ये फ्रूट है किनोव, ये लगभग आप कह सकते हो कि इस पंजाब के अंदर में काफ़ी बड़े एरिया में ग्रो किया जाता था, लेकिन इस बार देखोगे लगभग 50,000 एकड़ की ज़मीन पर तो इतना डिस्ट्रॉय हो चुका है, लॉस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे फसल काफ़ी सारी डैमेज भी हुई है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके पीछे का रीज़न बताया गया। रीज़न यहाँ पर एक ये भी है, वो है पॉल्यूटेड कैनाल वाटर, यानी कि जो पानी लगता है सिंचाई के लिए वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। किनोव को उगाने के लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो कैनाल वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैनाल वाटर के अंदर देखने को मिला कि कुछ केमिकल्स मिले हुए थे, फैक्ट्री से केमिकल्स वगैरह जाते हैं वो मिल जाते हैं। तो उस केमिकल वाटर का यूज़ करने से क्या हुआ, ये फसल बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से अब की बार जो लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। जो पहले प्रोडक्शन हुआ था वो बेसिकली 2000 कुंटल का हुआ था, लेकिन अब की बार का प्रोडक्शन आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 400 कुंटल का हुआ है। दैट इज़ वाई यहाँ पर आने वाले टाइम पर अब की बार इसका जो प्राइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर हो गया? पूरा का पूरा इशू समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं किनोव के बारे में। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। किनोव जो है ना एक हाई यील्ड सिट्रस फ्रूट है, यानी कि सिट्रस मतलब खट्टा फल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको ये देखने को मिलेगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर देखने को मिलता है। पंजाब के बाद इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के बाद आपको पाकिस्तान में ये ग्रो होता हुआ नजर आएगा, लेकिन इंडिया के अंदर मेजोरिटी के अंदर पंजाब के अंदर ये किनोव का प्रोडक्शन होता हुआ नजर आता है। क्लियर हो गया? अब इसका जो प्रोडक्शन है, मेन जो हार्वेस्टिंग पीरियड है, फसल की कटाई है ना, वो नवंबर के एंड से मार्च तक यहाँ पे चलती है। प्लस मैंने आपको जैसे बताया संतरे की तरह लगता है, लेकिन यहाँ पर साइज़ के अंदर थोड़ा सा छोटा होता है। अब एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, देखो किनोव का ना इम्पॉर्टेंस हमारे कृषि वाले एरिया के लिए बहुत ज़्यादा है। अब वो इम्पॉर्टेंस कैसे ज़्यादा है इसको समझते हैं। यहाँ पे बोला गया कभी कभी जो फल है ना वो पेड़ से गिर जाता है। अब वो फल नीचे गिर गया तो फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उस फल को यहाँ पर ठिकाने पे लगाना। क्या होता है ना, उस फल को गड्ढा खोद कर उसके अंदर दफना दिया जाता है, उसके अंदर गाड़ दिया जाता है, ठीक है ना। ये काम यहाँ पे किया जाता है, लेकिन ये काम क्यों करते हैं उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर फल गिरेगा नीचे और वो सड़ जाएगा तो उसके ऊपर फ्लाई का अटैक होगा, यानी फ्लाई आ जाएगी। अब वो जो फ्लाई है वो उस सड़े हुए फल के ऊपर अटैक करने के साथ साथ जो हेल्दी फ्रूट्स हैं प्लांट्स के ऊपर लगे हुए हैं उनके ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर देगी। दैट इज़ वाई यहाँ पर इसको यहाँ पर एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर दबा दिया जाता है। लेकिन आज के टाइम पर इसका एक सॉल्यूशन निकल चुका है। जो कुछ फार्मर्स हैं ना वो यहाँ पर इस वेस्ट को, जो भी यहाँ पर फल गिरा ऊपर से जो यहाँ पर वेस्ट बन चुका है वो सड़ चुका है, तो उस वेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हम लोग अपनी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो आपको अगर मिट्टी की फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकती है, हाँ इंप्रूव हो सकती है। कैसे? देखो यहाँ पे ना इन सड़े हुए फल का इस्तेमाल किया जाएगा बायो एंजाइम्स को बनाने में। बायो एंजाइम्स यहाँ पर इन सड़े हुए फल से बनाए जा सकते हैं, ऐसा बताया गया। अब बायो एंजाइम क्या होता है इसको भी जान लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बायो एंजाइम बेसिकली मिक्सचर है प्रोटीन, सॉल्ट और दूसरे मटेरियल्स का, जो कि बैक्टीरिया, यीस्ट के बाय प्रोडक्ट हैं। इन सब चीज़ों का यहाँ पर एक मिक्सचर देखने को मिलता है। अब ये बनता कैसे है? देखो इसको प्रोड्यूस किया जाता है फर्मेंटेशन के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पर शुगर को हम लोग एल्सिड के अंदर चेंज कर देते हैं ना, उसी को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो यहीं पर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि फ्रूट्स हो गया है ना, कोई भी सड़वा फल है या सब्जी का छिक्कल है, सब्जियों के बहुत सारे छिक्कल देखने को मिलते हैं, या सड़े हुए फ्लावर्स हैं, उन सबको यहाँ पर एक तरीके से मिक्स किया जाता है शुगर के अंदर, जैगरी के अंदर, मोलेसिस में, वाटर में। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, बायो एंजाइम्स को बनाया जाता है। और ये जो बायो एंजाइम्स है ना, इनका इस्तेमाल आजकल डेली लाइफ के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे यहाँ पर इनको हम लोग नेचुरल क्लींजर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो बायो एंजाइम क्या ये भी समझ में आ गया, किनोव क्या ये भी समझ में आ गया। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है। अब ये पिछले साल न्यूज़ में था, ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पर पिछले साल इसीलिए न्यूज़ में था कि किनोव से बायो एंजाइम बनाया जा रहा है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया कि बायो एंजाइम क्या है और ये सारी बातें, कि अगर पिछले साल से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको लगा पाओगे। ना यहाँ पर आता है अगला आर्टिकल, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं आरपी कलीजा साहब,
इन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ मेंशन करी है। इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसका मैप मैंने अभी आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया था, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो इंसर्जेंसी है, जो विद्रोह है, वो आज के टाइम पर काफ़ी हद तक कम हो चुका है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारी आर्मी है ना, वो एलएसी की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। तो इंसर्जेंसी लगातार कम हो चुका है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, पिछले कुछ समय में ऐसा बोला गया। तो यहाँ पर जो आर्मी है ना, वो यहाँ पर सक्षम हो पाई है कि हम लोग अपने जवानों को चाइना से टैकल होने में, मतलब चाइना को टैकल करने में एलएसी पर हम अपने जवानों को स्टैंड ऑफ पर लेकर जा सकें। तो वो बात यहाँ पर इनके थ्रू रखी गई है। तो अब मान लो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हमारे आर्मी ने छोड़ा, तो अब वहाँ पर उन स्टेट्स को कौन देखेगा? तो वो सारी जो पावर्स है, वो जो जिम्मेदारी, वो असम राइफल्स को दे दी गई है। तो असम राइफल्स को यहाँ पर ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर इंसर्जेंसी को काउंटर करने की। अब वहाँ पे जो भी ट्रूप्स तैनात हुआ करते थे, जो भी जवान थे हमारे, उनको यहाँ पर एलएसी पर पहुँचा दिया गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, क्योंकि वहाँ पर चाइना का एक कंसर्न बना हुआ है, इंडिया चाइना बॉर्डर इशूज़ देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया। तो ये बात इनके थ्रू मेंशन की गई है। अब यहाँ पे कुछ रेलिवेंट चीज़ें हैं, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने ये बोला कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी कम हुआ है। अब इंसर्जेंसी कम हुआ है, उसके पीछे का यहाँ पर इन्होंने रीज़न बताया है कि एक अपने आप में देखो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और अचीवमेंट इसलिए भी क्योंकि रिसेंटली जो अफ्स्पा एक्ट है ना, उस अफ्स्पा एक्ट को काफ़ी सारी जगह से हटा दिया गया है। उस अफ्स्पा एक्ट की जो पावर्स है वो काफ़ी सारी जगह से हटा दी गई हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आगे 3-4 पैरा में चर्चा करते हैं। तो है क्या मुद्दा, आओ समझते हैं इसको। रिसेंटली क्या होता है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उन्होंने क्या किया, अफ्स्पा एक्ट जो कि 1958 का एक्ट है ना, इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हटा दिया, कुछ राज्यों से हटा दिया, जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर से यहाँ पर रिसेंटली इस पर्टिकुलर एक्ट को विड्रॉ कर लिया गया था, हटा लिया गया था। करेंट टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो अफ्स्पा एक्ट अभी भी काफ़ी सारे स्टेट्स में रिमेनिंग देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि असम, नागालैंड और मणिपुर, यहाँ से कुछ जगह से हटाया गया था और अभी कुछ जगह में अभी भी लगा हुआ है। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में लगा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर भी आपको ये अफ्स्पा एक्ट लगा हुआ देखने को मिलेगा। नाउ फाइनली अब डिस्कस करते हैं ये एक्ट है क्या। इस एक्ट के तहत यहाँ पर क्या होता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, उनके पास में कुछ स्पेशल पावर्स आ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो जैसे यहाँ पर ये एक्ट किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लागू होगा, तो वहाँ पे जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारी, उनके पास में पावर आ जाएगी कि वो ओपन फायर कर सकते हैं। किसी भी पर्सन के ऊपर यहाँ पर कोई शक है तो उसको एक वार्निंग दी जाएगी, या कोई भी पर्सन यहाँ पर कोई हथियार लेकर घूम रहा है, वार्निंग दी जाएगी। वार्निंग के बाद भी नहीं मानता है तो यहाँ पर उसको शूट किया जा सकता है। उसको ओपन फायर करने की यहाँ पर पावर आर्मी को मिल जाती है, आर्म्ड फोर्सेस को मिल जाती है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत। ठीक है ना। साथ ही साथ में और भी पावर्स मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना बिना किसी वारंट के, किसी के ऊपर शक है तो बिना किसी वारंट के अरेस्ट करने की पावर भी यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस के पास में आ जाती है। अब ये जो पूरा का पूरा अफ्स्पा एक्ट है, ये कौन लागू करता है? क्या हमारी केंद्र सरकार लागू करती है? देखो हाँ, केंद्र सरकार लागू तो करती है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ साथ जो स्टेट का गवर्नर होता है, दोनों का रोल होता है। स्टेट का गवर्नर और सेंटर दोनों मिलकर यहाँ पर इम्पोज इसको लागू कर सकते हैं। कहाँ पे लागू कर सकते हैं? जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया होगा। अब ध्यान रखना इस बात को, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। यहाँ पर देखो बोला ये जाता है कि जो अफ्स्पा एक्ट है ना, इस अफ्स्पा एक्ट के अंदर सेक्शन 3 है। उस सेक्शन 3 के अंदर बात की गई है डिस्टर्ब्ड एरिया के बारे में, कि जो एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया की कैटेगरी के अंदर आएगा, वहीं पर अफ्स्पा एक्ट को लागू किया जाएगा। डिस्टर्ब्ड एरिया जहाँ पर अपने आप में अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, वायलेंस चल रहे हैं, राइट्स चल रहे हैं, तो वहाँ पर इस अफ्स्पा एक्ट को लागू किया जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये जो एक्ट है ना, इसको अमेंड किया गया था 1972 में, 1958 में आया था, 1972 में इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए थे, और यहाँ पर बोला कि भैया जो भी यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया होगा वहाँ पर इस अफ्स्पा एक्ट को लागू किया जाएगा। क्लियर हो गया। फिर कहाँ कहाँ से रिमूव किया गया है अभी मैंने आपको ये बता दिया था, लेकिन अभी आप देखोगे ना, जैसे कि कुछ बातें बताई गई हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा भी आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखने को मिलेगा। तो त्रिपुरा के अंदर अफ्स्पा एक्ट को 2015 में हटा दिया गया था। मेघालय के अंदर आप देखोगे 27 साल से अफ्स्पा एक्ट लगा रहा था, लेकिन 2018 में हटा दिया गया था। तो काफ़ी सारे राज्य हैं जहाँ पे इस एक्ट को लगाया फिर बाद में हटाया, क्योंकि वहाँ पे इंसर्जेंसी काफ़ी बढ़ती रही, अलग अलग एरिया की मांग चलती रही, राइट्स चलते रहे, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये काम किया गया था। हालांकि यहाँ पे अफ्स्पा एक्ट के अंदर ना
केवल सेंटर का रोल नहीं है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का भी, राज्य सरकारों का भी एक रोल देखने को मिलता है। राज्य सरकार के साथ में भी कंसल्टेशन वगैरह कर कर, यानी बातचीत वगैरह कर कर में यह सारा काम किया जाता है। जो हमारी केंद्र सरकार है ना, वो जो भी डिसीजन लेती है वो पहले स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के बेसिस पर लेती है, ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन अगर मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर राज्य सरकार इस पर्टिकुलर स्टेप को उठाती है। प्लस आप देखोगे यहाँ पर जो अफ्स्पा एक्ट है, इसमें जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, आर्म्ड फोर्सेस वहाँ की लोकल पुलिस के साथ में अच्छी तरीके से कनेक्टेड रहती हैं। जैसे इसी एक्ट के तहत यहाँ पर बोला गया है, कोई भी सिक्योरिटी फोर्स अगर किसी भी सस्पेक्ट को, किसी भी जिसके ऊपर शक है उसको पकड़ती है, तो 24 घंटे के अंदर लोकल पुलिस स्टेशन वाले लोगों के पास में भेजना होगा। लोकल पुलिस स्टेशन को यहाँ पर उस व्यक्ति को हैंडओवर कर देना होगा। तो यहाँ पर ये जो एक्ट है, कहने का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहाँ पर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात ये की जाती है, जैसे कि राइटर मेंशन करते हैं कि जो ये एक्ट है इसको विड्रॉ कर लिया गया है कुछ जगह से। विड्रॉ करने का पीछे का रीज़न क्या है? विड्रॉ करने के पीछे का रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर जो एक तरीके से जो भी इंसर्जेंसी थी वो कम हो चुकी है, जो भी बवाल हो रहा था, दंगे हो रहे थे, वो काफ़ी कम हो चुके हैं। अब वो कम हो चुके हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर इस अफ्स्पा एक्ट को हटा लिया गया है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। आई होप आपको यहाँ पर इस सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। हालांकि इस एक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी होता है, आपको पता होना चाहिए। अब प्रोटेस्ट क्यों होता है? लोगों का कहना है ड्रैकोनियन लॉ है, यानी कि ये फालतू में आर्म फोर्सेस को बहुत सारी पावर दे देता है और फिर आर्म फोर्सेस यहाँ पर इसका गलत इस्तेमाल करती हैं। ऐसा कई सारे केसेस में देखने को मिला है जहाँ पर इसका मिस्टेकनली, मतलब आप कह सकते हो जैसे पिछले साल भी दिसंबर में एक केस निकल कर आया था जहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस ने गोलियां चला दी थी कुछ लोगों के ऊपर, तो वो मिस्टेकनली हो गया था। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। तो काफ़ी बार मिस्टेकनली, काफ़ी बार फेक प्रकार के केसेस निकल कर आ जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो ये जो पावर दी गई है ना, ये पावर कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस प्रकार से लोगों का प्रोटेस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया। हालांकि कभी कभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। एक समय था लोग बहुत प्रोटेस्ट किया करते थे कि इस एक्ट को हटा दिया जाए, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था इरोम शर्मिला के थ्रू। इरोम शर्मिला ने प्रोटेस्ट किया था साल 2000 में, ठीक है ना। एक एक्टिविस्ट थे, तो इन्होंने एक हंगर स्ट्राइक, यानी कि भुखमरी, सॉरी जो हंगर स्ट्राइक है, भूख हड़ताल यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी और 16 सालों तक यहाँ पर ये इस प्रकार से चलता रहा। एक तरीके से यहाँ पर अफ्स्पा के अगेंस्ट में ये पूरी की पूरी स्ट्राइक स्टार्ट करी गई थी मणिपुर के अंदर में, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। आई होप आपको यहाँ पे अफ्स्पा एक्ट के बारे में भी सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अपने पास में ज़रूर से लिख कर रखना, ये भी लगातार न्यूज़ में बना रहता है, तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। चलो आगे आते हैं। नाउ चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। नाउ एडिटोरियल में आज पाँचों के पाँचों एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। हाँ, पाँचों एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी लेंदी आर्टिकल हैं, तो थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे और आराम से सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे विद प्रॉपर नोट्स। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको पता होगा, एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग हमेशा की तरह एक मेंस के क्वेश्चन को लेंगे। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या बोलता है? यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन ये बोलता है, इन स्पाइट ऑफ बांग्लादेश सेंट्रल रोल इन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी देयर आर स्टिल मेजर इशूज दैट नीड टू बी एड्रेस एग्जामिन। इंडिया बांग्लादेश का रिलेशंस के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया के विजिट पर आई थी, आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो बांग्लादेश का रोल है ना इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन उसके बावजूद भी आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ मेजर इश्यूज़, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और वो जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं, यानी मतलब वो जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करने की, उनको रिजॉल्व करने की, उनको उनसे निपटने की यहाँ पे ज़रूरत है। इस पे यहाँ पे अपने विचार लिखने हैं। 250 शब्दों में यहाँ पर इसका आंसर लिखना है और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना और टेलीग्राम पर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। ये फुल फॉर्म लिखना, आपको पूरा ग्रुप मिलेगा। लगभग 30,000 के आसपास लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लिखते हैं। आप भी अपने आंसर को लिखना और आंसर लिखने के साथ साथ एक छोटा सा काम और कर रहे हैं। वो काम यह है कि एटलीस्ट सभी लोग कोशिश करा करो कि 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर लिया जाए। आप अगर 2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो उससे क्या होगा, आपके पास में कुछ यूनिक पॉइंट्स कलेक्ट होंगे, है ना। साथ ही साथ में यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति के आंसर में अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो आप उसको वो मिस्टेक्स बता सकते हो कि यहाँ पर ये चीज़ की इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो सामने वाले व्यक्ति को आप लोग इस प्रकार से एंकरेज कर सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है ना, एक कोऑपरेटिव वे में चल रहा है। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। एक बार यहाँ पे पार्टिसिपेट करना और काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, जैसे यहाँ पे लोगों को मिल रही है।
चलो फिर आगे आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स पर। तो आज बेसिकली एडिटोरियल है ये वाला, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। फिर उसके ऊपर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे एडिटोरियल आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसको मैंने यहाँ पर जो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज़, चलो यहीं से डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जो पहला एडिटोरियल है ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था। ये बात करता है द बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस। जो टूटे हुए चावल होता है ना, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर, उसके निर्यात के ऊपर बैन लगा दिया गया, एक प्रतिबंध लगा दिया गया। अब यहाँ पर वो जो बैन लगाया गया है ना, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया जा रहा है। ठीक है ना, चलो आओ समझते हैं डिटेल से क्या होता है ब्रोकन राइस प्लस यहाँ ये सब क्यों किया गया है। देखो इस वाले आर्टिकल को आप लोग सिंपली जीएस पेपर नंबर 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर हमारे पास टॉपिक है बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी का, ये यूपीएससी ने सिलेबस में मेंशन कर रखा है। फिर जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस का टॉपिक है, तो इन टॉपिक से लिंक हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले इसको समझते हैं, मतलब न्यूज़ क्या है। तो इंडिया ने रिसेंटली जो टूटे हुए चावल है ना, इसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। और यहाँ पर बोला जो नॉन बासमती राइस है ना, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी, उसके निर्यात के ऊपर 20% ड्यूटी को लागू कर दिया। तो बेसिकली कहीं ना कहीं इंडिया ने चावल के एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश करी है कि हम लोग इसको एक्सपोर्ट ना करें। वो रीज़न क्या आगे समझेंगे, ये मैंने अभी आपको कॉन्टेक्स्ट बताया है कि आखिरकार न्यूज़ क्या है। लेकिन जब आप लोग देखते हो ना इंडिया को, राइस के मामले, चावल के मामले में अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो है ना दुनिया का एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जो कि चावल का निर्यात करता है, इसको एक्सपोर्ट करता है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे हम लोग कम्पीट करते हैं थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, म्यांमार के साथ में। इस वर्ल्ड मार्केट में इनके साथ में कंपटीशन चलता रहता है। नाउ अब पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो ब्रोकन राइस है ना, ये क्या है और इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात देखो, जो ब्रोकन राइस है इसका हम लोग बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल करते हैं। इस टूटे हुए चावल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग अपने जानवरों को, जो पालतू जानवर हैं, उनको हम लोग ये चावल खिला सकें, है ना। उनके खाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी गाय भैंस हैं उनको यहाँ पर एज अ चारे की तरह यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये जो टूटे हुए चावल है ना, बोला ये जाता है कि ये बिल्कुल सूटेबल है। इसके अंदर रिच कैलोरिक वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, लो फाइबर कंटेंट देखने को मिलेगा। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर ये पोषण दे सकता है हमारे जानवर को। प्लस यहाँ पर इन टूटे हुए चावल का एक यूज़ तो आपको पता चल गया। अब दूसरे यूज़ पर आते हैं। दूसरा यूज़ किया जाता है ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर में। इंडस्ट्री में जो अल्कोहलिक ड्रिंक है, डिस्टिल्ड और कलरलेस ड्रिंक है, इनको बनाने में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तीसरा उपयोग देखो, तीसरा उपयोग यहाँ पर बताया गया है कि ये बेसिकली यहाँ पर एक रॉ मटेरियल है। जो भी यहाँ पर चावल है ना, इससे चावल का आटा बनाया जा सकता है। और यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेबी फूड के अंदर। जो ही बच्चों का छोटे छोटे फूड आते हैं, सेरेलक वगैरह आपको पता होगा, उसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। ब्रेकफास्ट सीरियल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, राइस वाइन के अंदर, राइस लिकर के अंदर, इन सभी जगह पर इनका यूज़ किया जा सकता है या यूज़ करा जाता है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो इस टूटे हुए चावल का इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महत्व है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सरकार ने आखिरकार इन चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया क्यों। बैन लगाने के पीछे का रीज़न नंबर वन है अनयूजुअल राइज इन एक्सपोर्ट। पिछले कुछ समय में लगातार इन चावल का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा था। और ये जो इंक्रीमेंट है ये आप लोग देखोगे ना, तो अप्रैल से लेकर अगस्त 2022 के टाइम पीरियड को देखो। इस टाइम पीरियड में जो टूटा हुआ चावल है वो लगभग यहाँ पर 42 टाइम्स, 42 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। ठीक है ना, 42 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ, लगभग 21.31 लाख मेट्रिक टन्स के आसपास यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया। तो ये एक्सपोर्ट लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा था। चाइना जो है बहुत सारा ये चावल हम लोगों से परचेज़ कर रहा था, ऐसा यहाँ पर बोला गया। 2021-22 के अंदर चाइना ने बहुत सारा ये चावल परचेज़ भी किया है। तो अनयूजुअल एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो रहा था। और इससे यहाँ पर आप दूसरा देखोगे ना, हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बुरी तरह से हिट हो रहा था। क्योंकि जो चावल है इतनी तेज़ी से एक्सपोर्ट हो रहा था, तो हमारे यहाँ पर जो पोल्ट्री है, जो एक तरीके से मुर्गी पालन कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे गाय भैंस पाल रहे हैं, तो इन सभी लोगों को ये चावल नहीं मिल पा रहा है। मतलब इन सभी जानवरों को बेसिकली यहाँ पर ये चावल नहीं मिल पा रहा है। तो जो टूटा हुआ चावल है ना, ये हमारे लिए, हमारे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो ये भी एक कंसर्न आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर यह आपको पता होगा, भारत ना इथेनॉल को मिला रहा है पेट्रोल के अंदर। इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं हम लोग पेट्रोल में, और इसका हम लोगों ने टारगेट रख रखा है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल को ब्लेंड करना है पेट्रोल में। इससे क्या होगा,
कि पेट्रोल की जो खपत है वो काफ़ी कम हो जाएगी, पेट्रोल का यूज़ काफ़ी कम हो जाएगा, इथेनॉल का हम लोग बहुत ज़्यादा मिलाने लगेंगे तो पेट्रोल हमारा जो पेट्रोल का यूज़ कम हो जाएगा, और पेट्रोल का यूज़ कम हो जाएगा तो हमें पेट्रोल कम खरीदना पड़ेगा, इससे हमारे पास काफ़ी सारा पैसा ही बचेगा। सिंपल बात हो गई। तो यहाँ पर इसका चावल से क्या लेना देना, चावल से ये लेना देना कि इथेनॉल को बनाया जाता है इस चावल से, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यही एक कंसर्न है कि डोमेस्टिक बेसिस पर हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर चावल अवेलेबल नहीं है, दूसरी तरफ अनयूजुअल एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, दैट इज़ वाई यहाँ पर इस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया। क्लियर हो गया। तीसरा यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है कि इस साल खुद यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम रहा, हमारे मार्केट में खुद अवेलेबल नहीं है। दूसरा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, अब की बार हमारे कंट्री के अंदर जो चावल का प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम रहा है। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ गई थी, हीट वेव देखने को मिला है, कुछ राज्यों के अंदर प्रॉपर बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख पाओगे अब की बार प्रोडक्शन ऑलरेडी कम हुआ है। दैट इज़ वाई यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगाया गया। तो प्रॉपर रीजंस मैंने आपको बता दिए, इथेनॉल का क्या यूज़ है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इथेनॉल के बारे में समझ लिया, क्यों हम लोगों ने यहाँ पर बैन लगाया वो हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बात की जा रही है द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट। रिसेंटली यहाँ पर आपको पता होगा 5 ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में ऐड किया गया है। तो क्या क्या प्रोसेस है, हम लोग कैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट के अंदर किसी भी ट्राइबल ग्रुप को ऐड करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर ये सारी की सारी बातें मेंशन की गई हैं। चलो आओ डिस्कस करते हैं। फिर इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस के अंदर डायरेक्टली टॉपिक मेंशन है इश्यूज रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो डायरेक्टली यहाँ पर सिलेबस के अंदर टॉपिक ये लिखा हुआ एज इट इज़, तो आपको इस बारे में पढ़ते हुए चलना है। पहली बात, हम लोग अगर इसके कॉन्टेक्स्ट को देखें, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ यहाँ पर यह है कि हमारी सरकार ने अप्रूव कर दिया है इंक्लूजन ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़ इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि कुछ अभी हमारे पास में ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो कि बहुत लंबे समय से मांग कर रही हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में ऐड कर दिया जाए, ताकि उनको शेड्यूल ट्राइब वाले जो बेनिफिट्स है वो मिल पाएँ। तो इसके लिए यहाँ पे सरकार ने इस पर्टिकुलर डिसीजन को अप्रूव कर दिया है। सरकार ने इसको अप्रूवल दे दिया कि ठीक है, हम लोग आपको शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर ऐड कर देंगे। अब वो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं ना, वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, हिमाचल प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से। इन 5 राज्यों की आपको वो कम्युनिटीज़ देखने को मिलेंगी जिनकी डिमांड बहुत लंबे समय से थी कि यहाँ पे हमें इस लिस्ट के अंदर ऐड किया जाए। नाउ फाइनली यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो वही बात जाननी है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आखिरकार इंक्लूजन का प्रोसेस क्या है, कैसे शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऐड किया जाता है, क्या है इसका एग्जैक्टली प्रोसेस। तो आओ इसको समझते हैं। अब जो प्रोसेस है इन ट्राइब्स को इस लिस्ट के अंदर ऐड करने का, वो स्टार्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के बेसिस पर। यहाँ पर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का पहले रिकमेंडेशन चाहिए। जो हमारी राज्य सरकार है ना, वो एक रिकमेंडेशन करेगी और रिकमेंडेशन करने के बाद अपना नोटिस भेजेगी किसको, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को। अब ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री इस रिकमेंडेशन को रिव्यू करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे, और अगर उनको सही लगेगा तो वो आगे इसको भेज देंगे किसको, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अगर इससे सहमत होगा तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसको अप्रूव कर देगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अप्रूवल दिया जाता है। फिर यहाँ पर अप्रूवल होने के बाद में क्या होगा, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो अप्रूव करेगा, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जैसे ही अप्रूव कर देगा इस लिस्ट को, तो लिस्ट यहाँ पर बाद में भेजी जाएगी कैबिनेट के पास में। फिर कैबिनेट यहाँ पर एक फाइनल डिसीजन लेता है, जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पे कैबिनेट ने फाइनल डिसीजन लिया है, जिस डिसीजन के बेसिस पर यहाँ पर इन कम्युनिटीज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। क्लियर हो गया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया। नाउ अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो नई ट्राइब्स को ऐड किया गया है उनके बारे में, उनके नाम वगैरह आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि जैसे शोमपन ट्राइब और इस प्रकार से जो ट्राइब्स है ना, इनको लेकर डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है, हाथी ट्राइब। हाथी ट्राइब आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की देखने को मिलती है। ये जो हाथी कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी ना, ये इनका जो नाम है हाथी, ये इनके काम की वजह से पड़ा है। होता क्या था कि पुराने टाइम पे ये लोग यहाँ पे जो घर में अपने जो सब्जियाँ उगाया करते थे, जो फसलें उगाया करते थे, मीट हो गया, वूल हो गया, इनका प्रोडक्शन क्या करते थे, इन सबको बेचने जाया करते थे मार्केट के अंदर में, है ना। उस मार्केट को बोला जाता था हाथ। तब से यहाँ पर यह हाथी ट्राइब नाम इनका पड़ा हुआ है। ये कम्युनिटी 1967 से डिमांड कर रही है कि हमें भैया ट्राइबल स्टेटस दे दिया जाए, मतलब एक तरीके से हमें शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर ऐड कर दिया जाए। लेकिन फाइनली अब यहाँ पर ऐड किया गया है। क्लियर हो गया। तो ये पहली प्रकार की ट्राइब हो गई। दूसरी आपको देखने को मिलेगी नारी कोरोवन
और साथ ही साथ में कोरीवेकरन, नारिकोरवन एंड कोरीवेकरन, ये बेसिकली यहाँ पर आपको तमिलनाडु की ट्राइब देखने को मिलेगी। तो ये नॉमडिक ट्राइब की तरह आपको देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर जो ये नारिकोरवास हैं ये जैकाल कैचर हैं, जैकाल को पकड़ते हैं। और जो यहाँ पर कुरुविकरस हैं ये बेसिकली बर्ड ईटर हैं, चिड़िया को खाते हैं, है ना। तो यहाँ पर इनको भी एक तरीके से इस ट्राइब लिस्ट के अंदर ऐड किया गया। तो ये आपको पता चल गया। तीसरी ट्राइब छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ से भिंजिया। भिंजिया जो है ना ये भी यहाँ पर अभी शेड्यूल ट्राइब, मतलब भिंजिया जो है ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब के अंदर ऐड करी गई है झारखंड और ओडिशा से, लेकिन छत्तीसगढ़ से यहाँ पर इसको शेड्यूल ट्राइब में ऐड नहीं किया गया था। तो नाउ अब फाइनली छत्तीसगढ़ के अंदर जो भिंजिया ट्राइब है ना इसको यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के अंदर ऐड कर दिया गया है, ये ध्यान रखना। फिर आती है गोंड कम्युनिटी। गोंड कम्युनिटी आपको उत्तर प्रदेश की देखने को मिलती है। कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है कि हाँ देखो जो गोंड कम्युनिटी है ना जो कि उत्तर प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रहती हैं उनको यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट के अंदर ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको पता होगा गोंड कम्युनिटी की अलग अलग सब कैटेगरीज आती हैं। यहाँ पे अलग अलग 5 कैटेगरीज सब कैटेगरीज देखने को मिलेंगे, धुरिया, नायक, ओझा, फिर उसके बाद में पठारी, देन उसके बाद में राजगोंड। ये आपको अलग अलग कम्युनिटीज़ देखने को मिल जाती है, अलग अलग सब कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं गोंड कम्युनिटी की। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में एक कम्युनिटी है बेता कुरुबा। बेता कुरुबा आपको कर्नाटका की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इनको भी ऐड किया गया है, ऐसा ध्यान में रखना। बहुत लंबे समय से ये लोग भी मांग कर रहे थे शेड्यूल ट्राइब लिस्ट के अंदर ऐड होने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो समझ में आ गया, ये सारी ट्राइब्स हैं, इन राज्यों से हैं, बिलोंग करती हैं, ये सबको ऐड किया गया शेड्यूल ट्राइब लिस्ट के अंदर। ऐड करने का प्रोसीजर क्या है वो आपने समझ लिया। अब ये बताओ ऐड करने से इन सारी ट्राइबल पीपल को फ़ायदा क्या मिलेगा, इनको बेनिफिट क्या मिलेगा, तो इसको समझना है। अब देखो बेनिफिट्स यहाँ पर जैसे कि जो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिलती हैं सरकार की जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं, उन स्कीम्स के ढेर सारे फ़ायदे मिलेंगे। प्लस यहाँ पे मेजर बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी, नेशनल फेलोशिप दी जाएगी, एजुकेशन के बाद यहाँ पर जो लोन्स होते हैं उसके अंदर छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार के काम किए जाएंगे। हॉस्टल्स यहाँ पर बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स फाइनेंस के थ्रू यहाँ पर लोन दिया जाएगा, लोन के ऊपर छूट दी जाएगी। तो ये काम यहाँ पर किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इन लोगों को और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। तो ये फ़ायदे मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ ली। अब इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में ना शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस के बारे में बताया गया। शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस भारत में एग्जैक्टली क्या है, देखो ये भी पता होना चाहिए। ये एक बैकग्राउंड है जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बोला गया अगर हम लोग सेंसस 1931 के अकॉर्डिंग बात करें तो शेड्यूल ट्राइब को बैकवर्ड ट्राइब की तरह देखा जाता था, जो कि यहाँ पर एक अलग वाले एरिया में रहा करते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, उसने यहाँ पर पहली बार जो बैकवर्ड ट्राइब्स है ना इनके बारे में चर्चा की। हालांकि जब हमारा संविधान था तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपरली इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि धीरे धीरे जब यहाँ पर देश आज़ाद होता है, देश की आज़ादी से पहले इतनी चर्चा की नहीं जाती है, जो सेंसस होता है उसमें इतनी चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है कुछ आर्टिकल्स ऐड किए जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बाद में जो चर्चा की गई वो कहाँ पे चर्चा की गई है, देखो आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25, ठीक है ना। आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिकली क्या करता है पूरा का पूरा प्रोसेस बताता है। यानी कि उस प्रोसेस के अंदर बताता है कि कैसे शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन करना है, कैसे शेड्यूल ट्राइब्स को यहाँ पर एक तरीके से पहचान मिलती है, कैसे पर्टिकुलर ट्राइब को एक शेड्यूल ट्राइब की तरह स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। आर्टिकल 366 जो क्लॉज 25 है ये बोलता है इस चीज़ के बारे में कि हाँ कि हम लोग यहाँ पे कैसे कैसे शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन करते हैं, उसका प्रोसेस बताता है। और यहाँ पे ये सारी बातें, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है लिखा कहाँ पे गया है, आर्टिकल 342 के अंदर लिखा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आर्टिकल 342 क्लॉज 1 को जो आप लोग देखते हो, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हमारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ में मिलकर वही प्रेसिडेंट क्या करते हैं किसी भी ट्राइब को या ट्राइबल कम्युनिटी को स्पेसिफाई करते हैं एज अ शेड्यूल ट्राइब। तो प्रेसिडेंट के पास में यहाँ पर ये सारी पावर्स आ जाती है शेड्यूल ट्राइब को एक तरीके से स्पेसिफाई करने की। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं स्टेट या यूनियन टेरिटरी के साथ में किसी भी शेड्यूल ट्राइब को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये बात आर्टिकल 342 क्लॉज 1 के अंदर मेंशन है। बाकी यहाँ पर जो हमारे संविधान का 5वां शेड्यूल है, वो 5वां शेड्यूल क्या करता है, बहुत सारे एरियाज़ में शेड्यूल एरियाज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात करता है। जैसे कि यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम हो गया। फिर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का 6वां शेड्यूल जो है ना, ये भी बात करता है जो ट्राइबल एरियाज़ है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर डील करता है 6वां शेड्यूल। तो ये आपको शेड्यूल ट्राइब के बारे में सारी बातें पता चली हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कुछ लीगल प्रोविजंस हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ
प्रोविजंस हैं ऐसे जो कि शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 देखने को मिलेगा। फिर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट देखने को मिलेगा, जो कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकेगा। देन यहाँ पर पेसा एक्ट देखने को मिलेगा, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़, यानी जो पंचायत जो वाला पंचायत सिस्टम है वो यहाँ पर इन शेड्यूल एरियाज़ के अंदर पहुँचाया जाता है इस पेसा एक्ट से। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक्ट जो कि यहाँ पर इनको और ज़्यादा ग्रो करते हैं। बाकी इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को उठाया गया है। ट्राइफेड हो गया, ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखना। देन उसके बाद में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स हो गया, ट्राइबल स्कूल्स को डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनको डेवलप किया गया है। प्रधानमंत्री वन धन योजना को यहाँ पर लेकर आया गया है। तो ये कुछ इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पर इन शेड्यूल ट्राइब्स को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब शेड्यूल ट्राइब से ही रिलेटेड कुछ कमिटीज़ भी हैं, उन कमिटीज़ के नाम ध्यान रखना। जाजा कमेटी 2013 में आई थी, भुरिया कमीशन 2002 से 2004 में आया था, लोकुर कमेटी 1965 में आई थी। तो ये कुछ कमिटीज़ के नाम ध्यान में रखने हैं। पूछ लिया जा सकता है ये कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये कमिटीज़ यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड हैं, ध्यान में रखना। क्लियर हो गई बात। तो ये सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा PDF के अंदर में। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अब जो बेसिकली अगला एडिटोरियल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको यहाँ पर 2 राइटर ने मिलकर लिखा हुआ है, डगमार वॉल्टर एंड सुसान फर्गुसन, ठीक है ना। इनके बारे में पढ़ना होगा तो यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन वहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता इतनी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर नाम ध्यान नहीं रखने होते हैं एडिटोरियल में कभी भी। तो ये जो एडिटोरियल है ना, ये बात करता है जेंडर पे गैप के बारे में। जेंडर की बात हो रही है, यानी कि मेल फीमेल को जो सैलरीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फीमेल को कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन मेल को यहाँ पर ज़्यादा सैलरीज दी जा रही हैं। काम इक्वली करवाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो फीमेल्स उनको सैलरी कम मिल रही है, मेल्स को सैलरी मेल जो है उनको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली आपको ये क्या देखने को मिलेगा। राइटर यहाँ पर बोलती हैं कि इंडियन लेबर मार्केट को जो आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी एसिमेट्रीज नज़र आती हैं, यानी कि आपको चीज़ें इक्वल नज़र नहीं आएंगी, सब ऊपर नीचे आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ है मेन और वीमेन के बीच में। तो इंडिया जो है ना, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री है जब बात आती है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में एक सबसे ऊपर आने वाला देश यहाँ पर इंडिया आता है। फिर उसके बाद में इंडिया के ऊपर पेंडेमिक का एक इम्पैक्ट भी पड़ा। अब पेंडेमिक यानी कोविड-19 का इम्पैक्ट सभी देशों के ऊपर पड़ा था। तो यहाँ पर देखो, ये आर्टिकल इसलिए भी लिखा गया है क्योंकि कल यानी 18 सितंबर को 3rd इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2022 को यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। अब ये डे बात करता है कि जो मेल और फीमेल है ना, इनको इक्वली पेमेंट करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो डे मनाया गया है ना, इसका एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना। उसका सिद्धांत है इक्वल पे फॉर इक्वल वैल्यू। अब यहाँ पर आप कह सकते हो इक्वल वर्क। अब होता यहाँ पर यह है कि मेन और वेमेन दोनों काम कर रही हैं। अब जब दोनों काम कर रही हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि मेन को ना थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट मिलता है एज़ कम्पेयर टू द वेमेन। वही चीज़ यहाँ पर एज अ कंसर्न दर्शाई जा रही है कि पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट है ना, वो इस प्रिंसिपल के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है ना। ये बात रखी गई। देखो यहाँ पर जो ये पैंडेमिक है, जब आप लोग देखोगे ना, तो ये हुआ कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को चाहिए होता है एक ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी। इस पैंडेमिक से रिकवर करने के लिए एक ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी चाहिए, जहाँ पर मेन और वेमेन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, दिक्कत यह है कि वेमेन को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और एक आप कह सकते हो कि ना, ये आप देखोगे जो वेमेन का एम्प्लॉयमेंट है, वेमेन को एम्प्लॉयमेंट यानी वेमेन को रोज़गार हम लोग दे सकते हैं। वेमेन का जो एम्प्लॉयमेंट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर वेमेन को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा तो ये जो जेंडर पे गैप है ना, ये इस गैप को हम लोग भर सकते हैं। ये जो गैप बड़ा सा क्रिएट हुआ है कि वेमेन काफ़ी पीछे रह गई है मेन से, तो वो गैप यहाँ पर भर पाएगा, ऐसा यहाँ पर ये राइटर मेंशन करती हैं। अब ये बोलती हैं, देखो जो पेंडेमिक का फुल इम्पैक्ट पड़ा है वो भी अभी जानना पूरी तरह से ज़रूरी है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बुरा जो इम्पैक्ट पड़ा है ना, वो पड़ा है इनकम सिक्योरिटी के ऊपर। कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है लोगों के पास में, उनकी इनकम पूरी तरह से, उनकी जो आय हैं वो ख़त्म हो चुकी है। लोगों की सैलरीज यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत सारी जगह पर आप कह सकते हो कि लोगों ने क्या किया, लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। बहुत सारी जगह पर उनकी सैलरी आधी कर दी गई थी कोविड-19 के समय पर, ऐसा देखने को मिला। तो उस समय पर कोविड-19 के चपेट की वजह से जो बहुत सारी वेमेन से, बहुत सारी जो महिलाएं ना,
वो वापस से अपने घर के काम पर आ गई। बच्चों की केयर करना, फैमिली को देखना, जो पहले अच्छा खासा काम किया कर रही थी वो वापस से हाउस होल्ड वर्क के अंदर ऐड होती हुई चली गई। और साथ ही साथ में उन्होंने यहाँ पर कोई वर्क करना, जो एम्प्लॉयमेंट रोज़गार लेना, फिर उसके बाद यहाँ पर उस चीज़ से दूरी रह गई। वो कोई रोज़गार वगैरह यहाँ पर बाद में लिया ही नहीं। तो ये बताया गया। तो ये इसी चक्कर में जो पे गैप है ना, ये लगातार और इंक्रीज़ होता हुआ चला गया। इसको लेकर एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020 और 2021। तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट यानी कि दुनिया भर में जो मजदूरी दी जा रही है, वेज दी जा रही है, उसको लेकर यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है, जहाँ पर बोला गया कि जो महिला की टोटल वेज है ना, जब इसको मैन से कंपेयर करेंगे तो महिला की टोटल वेज बहुत ही ज़्यादा कम है और महिला के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। ये बताया गया। एक इक्वल पे यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर ये रिपोर्ट रिकमेंड करता है। फिर उसके बाद में बताया गया इंडिया के अंदर जो वेमेन अर्न कर रही हैं वो आज के टाइम पर 48% लेस आपको देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द मेन। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि एक और रिपोर्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय में जो ये गैप है, वो गैप आप देखोगे ना, यानी कि महिला और पुरुष के बीच में जो एक गैप हुआ करता है, ये खासकर रोज़गार को लेकर या सैलरी को लेकर, ये गैप एक समय पर बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे ये गैप कम होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया। तो 2018-19 में अगर हम लोग बात करें तो 2018-19 में ना ये गैप 28% तक पहुँच गया था, यानी कम हो गया था। पहले ये गैप लगभग 48% के आसपास था। लेकिन बोला यह गया कि भैया 2018-19 तक तो कहानी सही थी, लेकिन 2019-20 के बाद में कोविड-19 आता है और उसके बाद में हम लोग देखते हैं ये जो गैप है ये अगेन 7% से बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये गैप फिर से 7% से इंक्रीज़ हो गया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो ये जो गैप इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब जो फीमेल की वेजेस है, महिलाओं की जो वेजेस है, महिला की जो नौकरियाँ हैं वो लगातार कम हुई हैं और महिलाओं के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा इस कोविड का भी सबसे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द मेल, ये भी यहाँ पर मेंशन करती हैं। और इसके पीछे का यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, जो भेदभाव है, वो भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया गया है। जब आप लोग यहाँ पर देखोगे डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है तो जेंडर सेक्स के बीच में काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर राइटर खुद इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करती हैं। ये क्या बोलती हैं? ये बोलती हैं कि देखो, जो वेमेन है और मेन है, दोनों से इक्वली काम करवाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वेमेन को पेमेंट कम दी जा रही है। इस लाइन को उन्होंने कई बार मेंशन किया हुआ है इस पूरे के पूरे आर्टिकल में। तो और इसकी वजह से जो बर्डन है वो काफ़ी बढ़ रहा है वेमेन्स के ऊपर में। मदर्स को, इनफैक्ट यहाँ पर जो मदर्स जा रही हैं, कोई मदर काम कर रही है तो उनको तो और ज़्यादा कम सैलरी दी जा रही है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग देखोगे ना तो यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर इन सारे चैलेंजेस को सामने रखा है कि भैया जो डिस्क्रिमिनेशन है ये एक बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है आज के टाइम पर, न केवल इंडिया में, बहुत सारी कंट्रीज़ में देखने को मिलता है कि मैन और वेमेन के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है, इसको यहाँ पर कम किया जाए। अब बात यह आती है कि भारत ने क्या क्या स्टेप्स उठाए, स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, भारत ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। जैसे यहाँ पर आपको पता होगा हम लोगों ने मिनिमम वेजेस एक्ट 2019 को लेकर आए थे, ठीक है ना, सॉरी, मिनिमम वेजेस एक्ट आपको देखने को मिलेगा 1948 का, 1948 के अंदर लेकर आए थे। फिर उसके बाद में आप देख पाओगे रेम्युनरेशन एक्ट 1976 में लेकर आया गया। फिर इंडिया ने कोड ऑन वेजेस को लेकर आया गया, मतलब मजदूरी को लेकर काफ़ी सारे एक्ट लेकर आए गए जो कि प्रॉपर और इक्वली मजदूरी देने के लिए बोलती हैं। फिर कुछ एविडेंस ये बताते हैं कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, दैट इज़ एमजी नरेगा 2005 में लेकर आया गया था। तो इसने भी बहुत सारी जो रूरल वेमेन की वर्कर्स है उनको फ़ायदा पहुंचाया है, उनको यहाँ पर अच्छा खासा पेमेंट दिया है, यहाँ पर बोला गया। तो पे लेवल्स को इंक्रीज़ कर काफ़ी सारी जगह पर फ़ायदा मिला है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। लेकिन कोविड के बाद में सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। यानी अगर आप लोग पहले 10 साल पहले का सिचुएशन देखोगे या 15 साल पहले का सिचुएशन देखोगे तो ये सिचुएशन और ख़राब थी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा था। लेकिन हुआ ये कोविड की वजह से वो सिचुएशन वापस से आ रही हैं, तो उस पर थोड़ा सा कदम उठाने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। वेमेंस को स्किल्स प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है, वेमेंस को यहाँ पर इक्वली पे करने की ज़रूरत है, वेमेंस के लिए यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो रोज़गार है, वो लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो जेंडर गैप है इसको भरा जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और ये हमारा टारगेट भी है। राइटर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन कर रखी है, वो यहाँ पर यह है कि जो आप लोग देखोगे ना तो हमारे पास में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आपको टोटल 17 गोल देखने को मिलते हैं जिसको हमें 2030 तक अचीव करना है। इन 17 गोल में से जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको देखने को मिलता है 8वां नंबर वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है,
8वां नंबर वाला, ये 8वां नंबर वाला गोल ये बोलता है कि हम लोगों को फुल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट और डिसेंट वर्क सभी लोगों के लिए प्रोवाइड करवाना है, चाहे वेमेन हो चाहे मैन हो। इक्वल पेमेंट देनी है यहाँ पर, चाहे वेमेन हो चाहे मैन हो। वो वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा, जिस प्रकार का वर्क है तो उस प्रकार का पेमेंट मिलना भी चाहिए। ऐसा ना हो वेमेन से काम ज़्यादा करवा रही है, उसके बाद भी पेमेंट उनको कम मिल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अचीव करनी है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ का टारगेट है इसको अचीव करने का। ठीक है ना, ये बात रखी गई। तो यहाँ पर आपको गोल भी है आपका, तो आपको कदम उठाने की यहाँ पे ज़रूरत है, इक्वल पेमेंट करने की ज़रूरत है और इस जेंडर गैप को भरने की ज़रूरत है। वेमेन के लिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है। क्लियर हो गया? तो ये बात यहाँ पर राइटर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में मेंशन करती हैं। चलो आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। तो आज का जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो आपको ये देखने को मिलेगा, व्हाट नंबर्स डोंट टेल अस, उसके बारे में बात की जाती है। यहाँ पर बात की जा रही है प्रिजन के बारे में, यानी जेल के बारे में। जेल के अंदर जो कैदी हैं वो आज के टाइम पर काफ़ी सारे हेल्थ क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया हुआ है। तो क्या क्या बातें हैं वो सब कुछ यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। नाउ राइटर यहाँ पर बोलती हैं, देखो जो प्रिजन है, जो जेल है ना, जेल का मतलब क्या होता है? जेल का मतलब यहाँ पर यह है कि कैदी को वहाँ पे सुधारा जाएगा, उसको वापस से रिस्टोर किया जाएगा। ऐसा ना हो कि वहाँ पे कैदी जाकर मेंटल हेल्थ क्राइसिस के अंदर आ जाए, कैदी की हालत और ज़्यादा बुरी हो जाए, है ना। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। अब देखो जो लेटेस्ट नंबर आपको देखने को मिलता है ना, ये एक आंकड़े के तहत बात करती हैं। लेटेस्ट नंबर आप देखोगे तो वहाँ पर 9180, कितने? 9180 ऐसे प्रिजनर्स हैं, यानी कि ऐसे कैदी हैं जो कि मेंटली इल हैं, ठीक है ना, दिमागी संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं। और 150 डेथ हो चुकी हैं सुसाइड के माध्यम से। कैदी परेशान होकर 150 ऐसी सुसाइड्स हुई हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। और 5 ऐसे कैदी हैं जो कि एपिलेप्सी से भी सफ़र कर रहे हैं, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर आप देखो पाओगे कि कितने सारे 10,000 के आसपास यहाँ पर कैदी हैं जो कि अलग अलग बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं इन जेल के अंदर में। मेंटल हेल्थ क्राइसिस एक सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है इन कैदियों के लिए, ये यहाँ पर राइटर मेंशन करती हैं। तो राइटर बोलती जैसे कि हम लोगों ने ये नंबर देखा कि मेंटल इलनेस जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है इन जेल वाली कंडीशन के अंदर में। लेकिन ये जो नंबर है ना, अभी भी हमारे पास में प्रॉपर नंबर नहीं है, ये एक मोटा मोटा डेटा हम लोग को पता चलता है। और ये सारी बातें पता चलती हैं एनसीआरबी डेटा के तहत, क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा आता है। तो 2021 की रिपोर्ट के तहत यहाँ पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया राइटर के थ्रू। इन्होंने मेंशन किया कि इस रिपोर्ट के अंदर खुद ये मेंशन कर रखा है कि जो कैदी हैं वो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पर मेंटल क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं। हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि जो पनिशमेंट का मकसद है, पनिशमेंट, देखो राइटर ये बोलती है कि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जो पनिशमेंट का मकसद है उसका उद्देश्य है कि भाई सामने वाले व्यक्ति को सुधार दिया जाए, है ना, उसको रिस्टोर किया जाए, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि वो पनिशमेंट इतनी खतरनाक हो जाए कि वो व्यक्ति मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा हो, होपलेसनेस उसके अंदर आ जाए, वो हेल्पलेस यहाँ पर अपने आप को समझने लगे, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर ले, ये कंडीशन ना क्रिएट हो। ये बात रखी गई। और आज के टाइम पर ये दिक्कत तो है ही, साथ ही साथ में यहाँ पर राइटर बोलती हैं, देखो जेल के अंदर एक दिक्कत है ना ओवर क्राउडेड की। ओवर क्राउडेड यानी कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत सारे कैदी आपको देखने को मिलेंगे। और उसमें भी यहाँ पर ना एक गलती हुई है। ओवर क्राउडेड के अंदर जब आप लोग देखोगे तो बताया गया कि 70% ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल मतलब कि जो कि आप कह सकते हो जिनके ऊपर अभी केस चल रहा है, सारी चीज़ मतलब जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी वो मुजरिम साबित नहीं हुए हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अंडर ट्रायल वाले लोग बहुत सारे हैं, भरे हुए हैं जेल के अंदर, जिसकी वजह से जो ओवर क्राउडेडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं पूरे के पूरे जेल सिस्टम के अंदर में। फिर उसके बाद में राइटर बोलती हैं, हालांकि जो हमारे पास में प्रोजेक्ट 39A है, क्या प्रोजेक्ट 39A की जो रिपोर्ट देखने को मिलती है, यह रिपोर्ट भी मेंटल हेल्थ को लेकर बात करती है। तो मेंटल हेल्थ की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो अगेन इस रिपोर्ट ने भी यही बताया है कि मेजॉरिटी ऑफ प्रिजन, जो मेजॉरिटी ऑफ जो कैदी आपको देखने को मिलेंगे वो आज के टाइम पर मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं। प्लस दिक्कत ये भी है कि जो जेल हैं, उस जेल के अंदर में उस मेंटल इलनेस को ठीक करने की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपरली अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता। और यहाँ पर
सुसाइड, डेथ जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो लगातार निकल कर आती रहती हैं। तो वो बात रखी गई, यानी कि जो सल्यूशन है ना, उसकी एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिलेगी आज के टाइम पर जेल सिस्टम के अंदर में। इंडिया का जो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है, 2014 का ये नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी लेकर आया गया था। यहाँ पर मेंशन किया गया था कि जो लोग हैं, जो भी मेंटल इल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, दिमागी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन एनसीआर में ने डेटा बताया ये पॉलिसी लंबे समय से काम नहीं कर रही है। बहुत सारे प्रिजनर्स, बहुत सारे कैदी बहुत लंबे समय से ये दिमागी संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करवाया गया है, यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करवाया गया है, और हमारे पास में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। ये जो डेटा है ये हम लोग एक मोटे मोटे डेटे से अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये बताया गया। ये डेटा और ख़तरनाक हो सकता है और बड़ा डेटा हो सकता है, ये प्रॉब्लम बताई गई। तो ये जो नंबर्स हैं ना, इनको अंडरस्टैंड करना भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना एक्यूरेट नंबर आएगा उतनी प्रॉब्लम को हम गहराई से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया आज के टाइम पर ट्रीटमेंट की कमी है जेल के अंदर में, और वहाँ पे जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने आप में बहुत कम है, और वहीं पर जाकर कैदी फंस जा रहे हैं। वहाँ पे उनको भेजा गया है ताकि रिफॉर्म किया जाए, सपोर्ट किया जाए। वहाँ पे उनकी डेथ हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है, मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं पर भी वायबल नहीं मानी जाएंगी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। नाउ इन जेल के अंदर इस मेंटल हेल्थ क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? एक प्योरली मेडिकल अप्रोच चाहिए, और उसी मेडिकल अप्रोच की एक बहुत बड़ी कमी है। तो राइटर बोलती हैं कि हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग इस मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, और हैविली मेडिकेटेड जो प्रिजन पॉपुलेशन है बेसिकली, वो एक तरीके से यहाँ पर मतलब कि जो मेडिकेशन है ना, उसको हम लोग पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर हो गया? देन उसके बाद में यहाँ पर ये जो कैदी हैं, ये मैंने जैसे आपको बताया कि आज के टाइम पर ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। आप प्रॉब्लम के अंदर आप देखोगे जैसे कि इनको बिल्कुल भी छूट नहीं दी जा रही है, अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके साथ में कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कोई पावर वगैरह नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत भी छूट नहीं दी गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम में डाल देता है। तो इस चक्कर में और राइटर ये बोलती हैं कि देखो पहले आपको करना क्या होगा ना, जो कन्वर्सेशन है वो यहाँ पे कैदियों के लिए थोड़ा सा आपको ईजी करना होगा, यानी कि जो अपने रिलेटिव्स हैं उनसे वो रेगुलर बातचीत कर सकें, एक कनेक्शन में बने रहें। तो वो चीज़ें ना उस कैदी को एक सपोर्ट करेंगी, जो मेंटल इलनेस है यहाँ पर उसको ट्रीट करने में काफ़ी हद तक मदद करेंगी, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो प्रिजनर्स है जो बातचीत करेगा अपने रिलेशंस में, अपने घर पर, तो इससे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है ना। तो ये काम यहाँ पे किया जा सकता है, जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको थोड़ा सा कम करके इनको सपोर्ट किया जा सकता है, ये बोला। प्लस यहाँ पर लास्ट में वही मेंशन किया गया है कि आपको देखो मेंटली जो इलनेस पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है ना, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको एक प्रॉपर डिसीजन अभी ही लेना होगा, और नहीं तो फिर ये सिचुएशन और बढ़ती रहेगी और हार्श यहाँ पे सिचुएशन होती रहेगी। तो यहाँ पे ज़रूरत है इन सुसाइड्स रेट को, मेंटल इलनेस को कम करना, और अगर कम नहीं करा गया, अभी से कोई कदम नहीं उठाया गया, तो आने वाले में ये नंबर हम लोग को सरप्राइज़ कर सकता है, और ऐसा हमें होने नहीं देना चाहिए। तो इसको लेकर अभी से यहाँ पर एक कदम उठाया जाए, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर रखी गई है। तो ये राइटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइटर मतलब ध्यान नाम फिर भी नहीं रखना है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हेड करती है मेंटल हेल्थ और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, उस टीम को, तो इस वजह से यहाँ पर इनके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से मैटर कर जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल थे। तो आप कहोगे सर अभी तो 4 एडिटोरियल डिस्कस करें, आप कह रहे थे 5 है, तो 5वां यार ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका डिस्कशन मैं कर चुका हूँ पहले। तो आप कहोगे कैसे करेंगे हम, फिर कहाँ ढूंढेंगे? तो कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब पर टाइप करना है आर्मेनिया वर्सेस अज़रबैजान बाय दीपक यादव। आप जैसे इतना टाइप कर दोगे ना, आपको ये पूरा का पूरा इशू पता चल जाएगा। काकेसस क्या है, काकेकस रीजन में ही आपको ये पूरा का पूरा इशू देखने को मिलेगा। आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जो लड़ाई हुई है, जो वॉर हुई है छोटा सा, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक सेपरेट वीडियो में, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करना इतना उचित नहीं रहेगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर से ये काम कर लेना, आपको मिल जाएगा वो। अब फटाफट हम लोग आज की वोकैब्स को देखते हैं, आज की वोकैबलरीज क्या बोलती हैं। तो आज का सबसे पहला वोकैब आता है रशिंग। रशिंग का मतलब है जल्दबाजी। दूसरा आता है इनटू अ टिजी, मतलब घबराहट या परेशानी, या फिर काफ़ी नर्वस फील करना, कंफ्यूज फील करना। देन आता है रेमिशन। रेमिशन मतलब यहाँ पर माफ़ी। देन उसके बाद में आता है असैसिनेशन। असैसिनेशन मतलब यहाँ पर हत्या। देन आता है बर्निश। बर्निश मतलब यहाँ पर टू इम्प्रूव और मेक मोर इम्प्रेसिव, यानी कि लगातार इम्प्रूवमेंट करना, सुधार करना और ज़्यादा उसको इम्प्रेसिव बनाना, ये हम लोग कह सकते हैं।
अब ये तो हो गया हमारा का पूरा एनालिसिस। सारी बातें हम लोगों ने समझ ली हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है, अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को देखना है। तो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो है आपका 2009 का। वाईमेक्स रिलेटेड है किस चीज़ से? बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपको ये रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो ये था एनालिसिस। बाकी यार हमने डिस्कस कर ही लिया है। एक छोटा सा आर्टिकल लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर है, तो यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, लंपी स्किन डिजीज़ जो वायरस है ना, जो आज के टाइम पर 50,000 से भी ज़्यादा गाय भैंसों की जान ले चुका है इस साल, ये 2019 वाले वर्जन से काफ़ी अलग है। 2019 में भी लंपी स्किन डिजीज़ फैला था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक ये अब की बार देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन किया गया। बस इतनी सी बात थी। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।